बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर जो बवाल शुरू हुआ था उसने प्रधानमंत्री शेख हसीना की कुर्सी तक ले ली है। भारी प्रदर्शन के बाद अभी भी वहां पर भयंकर भूचाल छाया हुआ है। ऐसे में अब ये हिंसा आगे क्या मोड़ ले सकती है और इस सब के पीछे आखिर हाथ किसका है, ये सब जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट अमित बंसल जी से। अमित जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप देख रहे हैं बांग्लादेश में पल पल जो है वो अलग होता जा रहा है सिनेरियो। मुझे ये जानना है सबसे पहले सर कि आखिर जो नई सरकार आने वाली है बांग्लादेश में, वो सरकार का रवैया भारत के लिए कैसे रहने वाला है? देखिए, अभी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि सरकार में कौन कौन होगा। जब आर्मी चीफ ने अपने घर पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई तो उन्होंने उसमें जो आज की डेट में रूलिंग पार्टी थी, जो शेख हसीना की रूलिंग पार्टी थी अवामी लीग, उसके किसी भी नेता को नहीं बुलाया। बिल्कुल। उन्होंने किन लोगों को बुलाया? उन्होंने बेगम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी को बुलाया। उन्होंने जमात इस्लामी के नेताओं को बुलाया जो कि सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल माने जाते हैं। बिल्कुल। और अभी जो छात्रों की मांग है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि मोहम्मद यूनुस हैं जो अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और जो अभी तक जेल में थे, जिनको इस नई सरकार का, अभी कारवाक सरकार का अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये अभी सरकार का हिस्सा बनेंगे। अब अगर हम इन तीनों धड़ों को देखते हैं, चाहे वो मोहम्मद यूनुस हों जी, चाहे वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी हो जिसकी लीडर खालिदा जिया हैं, और चाहे वो जमात इस्लामी हो, इन तीनों लोगों का और ऑर्गेनाइजेशंस का और पार्टीज का जो रवैया है वो भारत के प्रति एंटी इंडिया रहा है शुरू से ही। ओके। जब खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो भारत के और बांग्लादेश के संबंध मधुर थे ही नहीं, क्योंकि इनकी करीबी पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा जाहिर है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो खालिदा जिया के हस्बैंड थे जनरल जियाउर रहमान, वो 1975 में, उसके बाद 77 में एक सशस्त्र विद्रोह में शामिल थे जो मिलिट्री ने किया था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अवामी लीग जब शेख मुजीबुर रहमान ने उनको एस्टेब्लिश किया और उसके बाद जब शेख हसीना ने इसको चलाया, ये हमेशा से ही भारत की करीबी रही है। तो और जमात इस्लामी के बारे में पता ही है कि हार्डकोर इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं ये लोग, और ये बिल्कुल भारत के सपोर्ट में नहीं है। तो ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो अंतरिम सरकार बनेगी और इसके जो धड़े हैं, चाहे बीएनपी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे वो खुद मोहम्मद यूनुस हो, ये सरकार किसी भी तरह से भारत के फेवर में नहीं होगी, एंटी इंडिया रहेगी। बिल्कुल। एक और सवाल है इसी से जुड़ा, आपने बात करी आवामी लीग समर्थकों की, और हम देख रहे हैं लगातार कि भारतीय प्रतिष्ठानों पर भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो जनता है या जो मैं कहूँगा उनको जो प्रोटेस्टर्स हैं या जो आग लगा रहे हैं, जो दंगाई हैं, अब उनको दंगाई कहना ज्यादा उचित रहेगा। तो ये दंगाई जो हैं ये कहीं ना कहीं से रेडिकलाइज्ड हैं और इनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी शेख हसीना इमेज और एंटी अवामी लीग इमेज भरी हुई है। तो उनको ये लगता है कि जो कोई भी शेख हसीना से जुड़ा हुआ है उसको मार देना चाहिए, जो कोई भी अवामी लीग से जुड़ा हुआ है उसको मार देना चाहिए, और जो कोई भी इनके साथ सपोर्टर है उसको मार देना चाहिए, जिसमें कि वो इंडिया का भी हाथ लेते हैं। उनको लगता है कि आज शेख हसीना एक जो कॉमन इस तरह का प्रचार फैलाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, वो ये है कि शेख हसीना इतनी पावरफुल इसलिए बनी क्योंकि उनको हिंदुस्तान का, इंडिया का सपोर्ट था। तो इसलिए लोग एंटी इंडिया भी टर्न अप हो रहे हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है। आप देखेंगे कि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कई अवामी लीग के नेताओं को मार दिया गया है, जिंदा जला दिया गया है। एक इमेज आ रही थी, इसमें एक नेता को मार करके पुल से उल्टा टांग दिया गया। तो इस तरह की जो बर्बरता की खबरें आ रही हैं उससे पता लग रहा है कि जनता को किस तरह से रेडिकलाइज कर दिया गया है। बिल्कुल। जो एक्सट्रीम रेडिकलाइजेशन है और जो जिस तरह के दंगा हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों को सरेआम लिंच किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, ये तो कहीं भी नहीं होता था। बिल्कुल। और इस तरह का हो रहा है तो ये तो नफरत जिस तरह से भरी हुई है, और एक दिन की नफरत नहीं है, बहुत लंबे समय से इन लोगों के दिमाग में इस तरह की चीजें भरी जा रही थी। बिल्कुल। आपने दंगों की बात करी है, दंगे लगातार चल रहे हैं, सार्वजनिक रूप से जो है सेना ने अब जिम्मेदारी ले ली है देश की, फिर भी ये हिंसा क्यों नहीं रुक पा रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, सेना ने जिम्मेदारी ली इन दंगों को रोकने की। अब दंगों की अगर आप पूरी ओवरऑल देखें, जो टाइमलाइन है पिछले 2 महीनों की, प्रोटेस्टर सड़क पर आए, खालिदा जिया ने पुलिस को इनके ऊपर क्रैकडाउन करने का आदेश दिया। तो जो बांग्लादेश की पुलिस थी उसने गोलियां चलाई, उसने लाठीचार्ज किया, उसने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसकी वजह से लगभग 300 प्रदर्शनकारी पिछले कुछ महीनों में मारे जा चुके हैं। तो बांग्लादेश की जो जनता है उसके खिलाफ, उसके अंदर एक जनता या प्रोटेस्टर्स जिनको कहेंगे, उनके अंदर एक नफरत है पुलिस के खिलाफ। यही वजह है कि कई जगहों पर पुलिस की चौकियों को अटैक किया गया है, कुछ एक जगह पर पुलिस के जवानों को भी मारा गया है। तो ये अब आर्मी का जो रोल है, आर्मी ने हालांकि ये दम तो भर लिया, आर्मी ने ये पूरे विश्व को ये कह तो दिया कि हम बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम करेंगे, बट आर्मी किसी भी तरह से प्रोटेस्टर के सामने नहीं आना चाहती। बिल्कुल। आर्मी को कहता है कि अगर बात से लोग शांत हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन हम बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज फोर्स, अदरवाइज वी विल फॉल इन द सेम लाइन
एज बांग्लादेश पुलिस स्टैंडिंग, वो कहते हैं कि अगर हम बल का इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रोटेस्टर्स के आगे उसी तरह से खड़े हो जाएंगे जिस तरह से बांग्लादेश की पुलिस खड़ी हुई है, तो हमारे ऊपर भी हमला करना शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली टू बी ऑन सेफर साइड बेटर टू स्टे क्वाइट। तो इसी वजह से देखिए दिनाजपुर जेल से कैदी भागे, आर्मी वहां थी लेकिन आर्मी ने कुछ नहीं किया। कुछ इमेजेस आ रही थी इसमें आर्मी के टैंकों के ऊपर बैठ करके प्रदर्शनकारी नाच रहे थे, आर्मी ने उनको रोका नहीं रोका। इसी प्रकार से कुछ और ऐसी इमेजेस थी इसमें आर्मी के कैंटोनमेंट्स के अंदर लोग भरे हुए थे, आर्मी ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। तो जब आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो आर्मी ने हालांकि कह तो दिया है कि वो कंट्रोल करेगी, लेकिन वो किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों के सामने आना नहीं चाह रही है, प्रदर्शनकारियों के सामने अपने आप को एंटी प्रदर्शनकारी पेश नहीं करना चाहती है। बवाल रुक नहीं पा रहा है, अगर वो सामने आ जाएंगी तो जरूर रुक जाएगा। जी, वो कहीं बल का प्रयोग नहीं करना चाहते, वो किसी तरह से फोर्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते, वो किसी तरह से कुछ भी हार्श तरीका नहीं अपनाना चाहते, और बातों से तो वो दंगाई मानने वाले नहीं। बिल्कुल ऐसे ही देखा जा रहा है कि जो हिंसा हो रही है, ऐसा खबरों में भी हम सुन रहे हैं लगातार कि कोई विदेशी हाथ इसके पीछे है, ऐसा कुछ है? देखिए, जिस तरह की लार्ज स्केल हिंसा हुई है जी, बांग्लादेश के हर शहर में हुई है, चाहे आप ढाका ले लें, चाहे आप दिनाजपुर ले लें, चाहे आप चट्टगांव ले, हर जगह जहां आप देखेंगे, खुलना वगैरह हर जगह पर यह हिंसा हुई है। बिल्कुल। और इस तरह की हिंसा किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। ये एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर इसमें यह है कि अगर हम बात करते हैं कौन दंगा कर रहे हैं, तो दंगा जो छात्र विद्रोह, सो कॉल्ड छात्र विद्रोह, अब मैं इसको छात्र विद्रोह तो नहीं करूंगा, इतना भयंकर नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसको जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका नाम है इस्लामिक छात्र शिविर। हमने पहले भी वीडियो में इसका नाम लिया है। इस्लामिक छात्र शिविर जो है वो जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग है। अब जमात इस्लामी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, इतनी कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है और इनके डायरेक्ट लिंक्स हैं। हमेशा अगर आप हिस्ट्री में भी जाएंगे तो जमात इस्लामी को पाकिस्तान की प्रॉक्सी कहा जाता है। ओके। जमात इस्लामी के जो लिंक हैं पाकिस्तान के आईएसआई के साथ, वो सबको जाहिर है, वो कहीं इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यूएसए का भी नाम, क्योंकि देखिए सर्कमस्टेंशियल, आपको पहला फैक्टर तो ये कि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के इतना बड़ा प्रोटेस्ट पॉसिबल नहीं है। अब एक्सटर्नल किसका लगा? एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी किसकी थी? चाइना की थी, क्योंकि चाइना के पास भी रीजंस हैं इसमें जाने के। बिल्कुल। पाकिस्तान के पास भी रीजंस हैं, पाकिस्तान के पास अपने प्रॉक्सीज भी हैं बांग्लादेश में, और अमेरिका के पास भी अपने प्रॉक्सीज हैं। अमेरिका के साथ उनका डिस्प्यूट था सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर के, चाइना के साथ उनका डिस्प्यूट था ट्रेड मोनोपोली को लेकर के। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट था, तीस्ता वाला प्रोजेक्ट, जिसके लिए शेख हसीना ने कहा था कि इसको चाइना नहीं बनाएगा, चाइना को अलॉकेट हो चुका था, तो उन्होंने कहा नहीं, चाइना नहीं बनाएगा, इस प्रोजेक्ट को इंडिया बनाएगा भी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने चाइना को एंटेगनाइज किया, चाइना को नाराज किया। तो चाइना के पास भी कारण है बांग्लादेश में विद्रोह कराने का। अमेरिका के पास भी छोटे मोटे कारण है, जैसे कि सेंट मार्टिन आइलैंड था, इसके पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसके ऊपर अमेरिका ने कमेंट किए थे, तो काफी उनके पास भी रीजंस हैं। और पाकिस्तान के पास अपने रीजंस भी हैं और प्रॉक्सी भी है। तो एक विदेशी हाथ का हम नाम नहीं ले सकते हैं इसमें, काफी सारे। देखिए, जब तक कोई प्रूफ नहीं आता, लेकिन हाँ, विदेशी हाथ है, ये तय है। हाँ जी। और किसका विदेशी हाथ है इसके ऊपर अभी चर्चा होनी बाकी है, और उसके ऊपर कोई कंक्रीट एविडेंस आना बाकी है। इसमें एक और प्रूफ आ रहा है, एक इंटरनेशनल इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का भी इसमें हाथ आ रहा है, क्योंकि उनके कुछ लिंक्स हैं इनके साथ में। तो आईसीएनए का भी हाथ है, कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें नाम आ रहा है, और जब तक कि प्रूफ नहीं आ जाता बहुत मुश्किल है कहना कि कौन एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व है। एक मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और आखिरी सवाल है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है बांग्लादेश में, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बांग्लादेश का पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश का केवल एक ही पड़ोसी देश है, वो है भारत। बिल्कुल। अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो थोड़ा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा मिलता है म्यांमार के साथ, अदरवाइज मैक्सिमम हिस्सा बांग्लादेश का भारत से मिलता है, और तीन तरफ से भारत से गिरा हुआ और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। बिल्कुल। तो ऐसे केस में अगर कोई बांग्लादेश का पड़ोसी है जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है तो वो भारत है। अब क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है रिफ्यूजीज। देखिए, 71 में लड़ाई हुई, हमारे पास कितने करोड़ रिफ्यूजीज आए। आज भी भारत का आसाम और नॉर्थ ईस्ट और बंगाल वो डेमोग्राफिक चैलेंजेस से जूझ रहा है, क्योंकि इतने सारे रिफ्यूजीज आ गए। बिल्कुल। अब यहाँ फिर इस तरह का वायलेंस हो रही है, तो उस वायलेंस में और रिफ्यूजीज आएंगे। बिल्कुल। और ये रिफ्यूजीज कौन होंगे? हो सकता है ये करीब 1.3 करोड़ के आसपास तो वहाँ पर हिंदू रिफ्यूजीज हैं, जिनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है हिंदू जनता को, वो भी आएंगे। अवामी लीग के जो नेता हैं जिनको मारा जा रहा है, जिनके प्रॉपर्टीज को जला दिया गया, वो भी आएंगे। आप हर किसी को रोक नहीं सकते, कहीं ना कहीं से लोग आने का। और जेनेवा कन्वेंशन के तहत अगर आपके पास कोई रिफ्यूजी आ जाता है, यू आर बाउंड टू गिव हिम शेल्टर। ऑलरेडी हमारे देश में इतने सारे रोहिंग्या भरे हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं रिफ्यूजी क्राइसिस से बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा क्राइसिस है, बांग्लादेश बहुत सेंसिटिव कंट्री है। अब अगर आप उसके अंदर इन लोगों को बिठाएंगे पावर में, जमात इस्लामी जैसे लोगों को, जो कि पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की सोवरेनिटी को भी खतरा है। भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है बड़ा सेंसिटिव है, बांग्लादेश से लगा हुआ है, तो ऑलरेडी चाइना उसको थ्रेटन करता रहता है नॉर्थ से डोकलाम के थ्रू। तो अगर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक फैक्टर देखेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश पास्ट में
हिस्टोरिकली अगर जाएंगे तो बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट के जो आतंकवादी गुट रहे हैं उनकी एक बहुत स्ट्रांग सेफ हेवन रही है। चाहे NSCN हो, NSCN क्यों, इन सबके ट्रेनिंग कैंप्स, इन सबके हथियार, लॉजिस्टिक्स, ये सब के सब बांग्लादेश में लोकेटेड रहे हैं, जो कि पिछले कुछ वर्षों से नहीं है, क्योंकि जब से शेख हसीना पावर में है तो उन्होंने कट्टरपंथियों के ऊपर क्रैकडाउन किया है। बिल्कुल। तो ये बहुत हाई चांसेस है कि इनको भी वहां शेल्टर मिलना शुरू हो जाए। जमात इस्लामी के आतंकवादी गुटों के साथ बहुत संबंध हैं, इनके संबंध हिजबुल मुजाहिदीन के साथ हैं, इनके संबंध लश्कर तैयबा के साथ हैं, इनके संबंध जैश ए मोहम्मद के साथ हैं। तो ये भी हो सकता है कि कल को जैसे हमारे वेस्ट में ऑलरेडी एक आतंकवाद की फैक्ट्री खुली हुई है, ऐसा ना हो कि जमात इस्लामी के चलते ईस्ट में भी एक आतंकवाद की फैक्ट्री खुल जाए। बिल्कुल। फिर एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है ट्रेड का। भारत का काफी सारा ट्रेड बांग्लादेश के साथ होता है। बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। हालांकि बांग्लादेश के साथ इंडिया इज नॉट द बेस्ट, सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया के साथ नहीं होता, इंडिया इज नंबर 2 आफ्टर चाइना, बट कहीं ना कहीं होता है और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। बिल्कुल। क्योंकि जब आपके पास बांग्लादेश में एक एंटी इंडियन गवर्नमेंट है तो हमारे इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं बाधित करेगी। तो ये ओवरऑल भारत के लिए अच्छा नहीं है, भारत के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और देखना होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट बैठेगी, नए इलेक्शंस कब होंगे, उसमें कौन पावर में आता है और किस तरह से कहते हैं ना ऊंट किस करवट बैठेगा, तो हमें देखना पड़ेगा आने वाले समय में। लेकिन ये बहुत जो कुछ भी है वो हमारे फेवर में नहीं है। जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिस तरह से पॉलिटिशियंस को मारा जा रहा है और जिस तरह से टोटल एनार्की है, वो कहीं भी इंडिया के फेवर में नहीं जाती है। बिल्कुल। आपने सर इस मुद्दे से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं। आपकी इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी जानकारी के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी न्यूज़।